वेलकम फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सर ज्ञान कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने मक्के के बारे में पढ़ा था, तो मक्के के बारे में मैंने आपको उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन बताया और मक्के की बीज दर बताई और ये सब डिस्कशन करते हुए मैंने प्लांट पॉपुलेशन तक का डिस्कस किया था। अब प्लांट पॉपुलेशन के आगे की जानकारी इस वीडियो में। तो वेराइटीज़, तो आज का वीडियो किस्म से शुरू होता है। मक्के में कितनी तरीके की किस्में होती हैं? तो मक्के में पहली बात जो मैं कर रहा हूँ वो लोकल वेराइटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रीय किस्में। तो कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र पे ही अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और वो अन्य जगहों पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती हैं। तो ये लोकल वेराइटीज़ में T41 वेराइटी, जौनपुरी येलो, अब इसके नाम से ही देखिए क्लियर है कि ये वैरायटी जो है जौनपुरी पीली, ये यूपी के जौनपुर जिले में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। जौनपुरी वाइट, मेरठ येलो, मेरठ पीली और रुद्रपुरी, तो ये पंतनगर का एरिया पड़ता है रुद्रपुर, ये वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो लोकल वेराइटीज़ के बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की, संकर किस्मों की। तो जो हाइब्रिड किस्म है वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह परफॉर्मेंस अच्छी देती हैं और इसमें जो पहली किस्म है गंगा सफ़ेद 2, गंगा 1, 3, 4, 5, ये पूरी सीरीज है, 7, 9, 11 एंड गंगा 111। हिमालय 123, हिमालय 123, VL, तो ये वेराइटीज जिसमें VL लिखा रहता है, तो ये वेराइटी विवेकानंद लैबोरेटरीज से विकसित होती हैं और ये प्लेस जो है अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा में ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसका मतलब ये जितनी VL नाम से जो भी वैरायटी होंगी वो ठंडे प्रदेशों के लिए, ठंडी जलवायु के लिए बेटर होंगी। तो VL 42, VL 45 एंड VL 54। नेक्स्ट वैरायटी है रंजीत, डेक्कन 1, डेक्कन 101, 103, 105 एंड 107। एंड इंपॉर्टेंट वेराइटी है हाई स्टार्च, सरताज, त्रिशूलता, संगम, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और HQPM, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। ये जो वेराइटी है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हाई स्टार्च वेराइटी है इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट किस्मों की, संकुल किस्मों की। तो संकुल किस्मों में प्रमुख किस्में हैं अंबर, विजय, जवाहर, किसान, विक्रम, शक्ति। शक्ति वैरायटी भी जो है इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। प्रोटीना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मक्के की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा, तो वो वैरायटी होगी प्रोटीना। तरुण, प्रताप, ये मक्के की डिफरेंट वेराइटीज़ हो गई। प्रभात, धवल, पार्वती, केसरी, C6, C8 और C15, ये वेराइटीज़ जो है 6 सीरीज, C सीरीज वाली, ये वेराइटीज़ जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए सुटेबल हैं। नवीन, श्वेता, नवज्योति, रत्ना और आज़ाद उत्तम। आज़ाद उत्तम वेराइटी जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई किस्म है। अब हम बात करते हैं जो फॉडर, चारे के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो गंगा 5, गंगा 9, अफ्रीकन टाल, ये 3 किस्में ऐसी हैं जो चारे के लिए उपयुक्त किस्में हैं। और हमें मक्के के द्वारा कितना उत्पादन प्राप्त होता है, तो लोकल वेराइटीज से हमें 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, जो देसी किस्म है इनसे 10 से 15 कुंटल। और जो संकर किस्म है, हाइब्रिड वेराइटीज हैं, इससे 45 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर। और जो संकुल किस्म है, कंपोजिट किस्म है, उससे 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर। तथा जो चारे वाली फसलें हैं, तो प्रति हेक्टेयर हमें चारा कितना प्राप्त होता है मक्के की फसल से, तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और मक्के की फसल में जो हम साइलेज और हे बनाते हैं, तो हे मेकिंग के लिए एक्स्ट्रा फ्रॉम ग्रेन क्रॉप, ये क्या प्राप्त होता है 80 से 90 कुंटल पर हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं मक्के में उर्वरक की, फर्टिलाइजर की। तो मक्के की जो हाइब्रिड किस्में हैं इसमें NPK जो है वो क्रमशः होता है 120, 60, 60।
मतलब 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देंगे, और फास्फोरस 60 केजी पर हेक्टेयर, और पोटास भी 60 केजी पर हेक्टेयर। और कंपोजिट किस्मों में, संकुल किस्मों में 80-40-40, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होगा वो 40 केजी, और पोटास जो होगा वो 40 केजी। और लोकल वेराइटीज जो होंगी, देसी वेराइटीज होंगी, उसमें 60-30-30, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस एंड 30 किलोग्राम पोटास। इन मेज फास्फोरस एंड पोटेशियम सप्लाई, मक्के में फास्फोरस और पोटेशियम कब देते हैं? फुल डोज एट द टाइम ऑफ सोइंग। ये फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बोआई के समय ही दे देते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो नाइट्रोजन को हम कई बार में देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा उर्वरक है जो लीच कर करके, रिस करके नीचे जमीन में चला जाता है। तो अगर वो हमारे जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाएगा तो जड़ों को नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होगा, अर्थात पौधों को नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए नाइट्रोजन को कई बार में देते हैं। तो 1/3 नाइट्रोजन जो होगा वो एट द टाइम ऑफ सोइंग देंगे, बोआई के समय देंगे। मान लीजिए हमें 90 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो उसके हम 3 पार्ट कर लेंगे, 30-30-30। तो उस तरीके से 30 किलो नाइट्रोजन हम दे देंगे एट द टाइम ऑफ सोइंग, बोआई के समय। जो रेस्ट 1/3 है वो नी स्टेज पे, मतलब घुटने तक की अवस्था पे, जब पौधे की ऊंचाई हमारे घुटने तक की हो जाए, तो ये अवस्था जो आती है घुटने तक की अवस्था, ये बोआई के 30 से 40 दिन बाद आती है, 30 to 40 डेज आफ्टर सोइंग। अब इसके बाद जो अंतिम 30 किलो नाइट्रोजन बची या 1/3 पार्ट बचा, तो वो टैसलिंग स्टेज पे देंगे, मतलब जब मक्के में नर पुष्पों का निकलना शुरू हो जाए उस अवस्था पे देंगे। टैसल मैंने बताया था पहले वीडियो में कि मक्के के नर पुष्प को टैसल कहते हैं। तो जब सबसे ऊपर टॉप पे जो टैसल निकलते हैं, और वो निकलने का समय क्या है, 70 to 80 डेज आफ्टर सोइंग, तो उस समय हम लास्ट जो होगा वो दे देंगे मक्के में नाइट्रोजन की डोज। और हिंदी में उसको बोले थे नरमंजरी टैसल को। अब इसके बाद बात करते हैं इफ डिफिशियंसी ऑफ जिंक। यदि मक्के के खेत में जिंक की कमी हो गई है तो क्या करेंगे? जिंक की कमी हो जाएगी तो 10 kg पर हेक्टेयर ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट की मात्रा, अगर हमें ये पता है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है, ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं कि पौधों में जिंक की कमी है, तो ये हम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट पहले ही दे देंगे। लेकिन अगर हमें बुआई के बाद ये सिम्टम, ये लक्षण दिखाई देते हैं कि पौधे में जिंक की कमी है, तो ऐसी दशा पे 5% ZnSO4 का ही छिड़काव कर देते हैं। अब अगर सेम कंडीशन, अगर हमें आयरन की कमी समझ में आती है, लोहे की कमी समझ में आती है, तो हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर FeSO4, मतलब 5 kg पर हेक्टेयर FeSO4 दे देंगे। लेकिन अगर ये सिम्टम सोइंग के बाद आ रहे हैं, हमें बाद में दिखाई लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, बोने के बाद पौधे पे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तब ऐसी दशा में 5% का छिड़काव कर देंगे। किसका? FeSO4 का। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। मेज क्रॉप इज सेंसिटिव टू एक्सेस मॉइस्चर एज वेल एज टू मॉइस्चर स्ट्रेस, मतलब मक्के की फसल जो है उसको पानी के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो ना तो ज्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए। ज्यादा पानी दे देंगे तो भी हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, और अगर पानी की मात्रा कम कर देंगे तो भी हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये मेज जो है वो एक वाटर के प्रति सेंसिटिव क्रॉप है। और एक और बात, ये जो है मक्के की फसल इंडिकेटर क्रॉप भी है, मतलब ये पानी की कमी का संकेत भी देती है, क्योंकि मक्के की पत्ती में अपर लीफ और लोअर लीफ, या ये कह दीजिए एक ही लीफ में, सेम लीफ में जो अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है, तो मक्के की पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा है वो कहलाता है एडैक्सियल, और जो मक्के की पौधे में पत्ती का निचला हिस्सा है वो कहलाता है एबैक्सियल। एडैक्सियल और एबैक्सियल ऊपरी पत्ती की परत पर और निचली पत्ती की परत पर, दोनों पे स्टोमेटा की संख्या ज्यादा पाई जाती है। मक्के की पत्ती चौड़ी होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, इसलिए पानी का लॉस ज्यादा होता है। तो जरा से भी कमी हो जाने पर बहुत जल्दी ये पौधा संकेत दे देता है कि खेत में पानी की कमी है।
तो बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन सप्लाईज, पानी की उपलब्धता कितनी है उस आधार पे हम फसल में सिंचाई करते हैं। अब मक्के की फसल को पूरे लाइफ में 5 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब उसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली अवस्था है एट 6 लीफ स्टेज, 6 पत्ती की अवस्था पर। दूसरी सिंचाई जो करेंगे एट लेट नी हाई स्टेज, मतलब जब मक्के का पौधा घुटने तक की अवस्था पे हो जाएगा तब दूसरी सिंचाई करेंगे। और जो तीसरी सिंचाई करेंगे वो करेंगे एट टैसलिंग स्टेज, मतलब जब पौधे में नर पुष्पों का आगमन हो जाए, नर मंजरी निकलने लगे, उस समय तीसरी सिंचाई करेंगे। चौथी सिंचाई करेंगे एट 50% सिल्किंग स्टेज, जब मक्के में 50% भुट्टे निकल आए, दाने निकलने लगे, फीमेल फ्लावर आने लगे, तो उस समय सिंचाई करेंगे। और जो अंतिम सिंचाई करेंगे वो जब दाने कड़े होने लगते हैं उस समय करते हैं। तो ये 5 इरिगेशन जो है वो साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे सिंचाई के लिए रिकमेंडेशन दी गई है, सुझाव दिया गया है। लेकिन यदि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है, उपलब्धता जो है वो सिर्फ 4 सिंचाई की है, 5 सिंचाई की नहीं है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई। तो ऐसी दशा पे हम पहली सिंचाई जो करेंगे वो 6 पत्ती की अवस्था पे करेंगे, दूसरी सिंचाई जो करेंगे वो एट लेट नी हाई स्टेज पे करेंगे, मतलब जब पौधा घुटने तक की अवस्था पे आ जाए, और तीसरी सिंचाई एट 50% सिल्किंग स्टेज पे, 50% जब सिल्क या फीमेल फ्लावर बन जाए तब करेंगे। और जो चौथी सिंचाई करेंगे वो एट डफ स्टेज, दाना कड़ा होने की स्थिति में, दाने की अवस्था पर करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ 3 सिंचाई उपलब्ध हो तब, इफ 3 इरिगेशन इज अवेलेबल, तो फर्स्ट इरिगेशन करेंगे एट अर्ली नी हाई स्टेज पे, दूसरी सिंचाई करेंगे एट टैसलिंग स्टेज पे, और तीसरी सिंचाई करेंगे एट 50% सिल्किंग स्टेज पे। मतलब अगर सिर्फ 3 ही सिंचाई उपलब्ध हैं तो पहली सिंचाई जो करेंगे वो करेंगे घुटने तक की अवस्था पे, और दूसरी सिंचाई जो करेंगे वो जब नर पुष्प निकलने लगेंगे तब, और तीसरी सिंचाई जो करेंगे 50% मादा पुष्प या सिल्किंग स्टेज पे। अब क्वेश्चन ये भी किस कंपटीशन में पूछा गया है, किसी कंपटीशन में, कि मक्के की फसल को कुल कितने पानी की आवश्यकता होती है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप इज, तो आपका आंसर होगा 500 से 800 mm, 500 to 800 mm टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप। अब हम बात करते हैं मेजर वीड्स, मक्के की फसल में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। तो मक्के के जो प्रमुख खरपतवार हैं वो है साइनोडोन डैक्टिलॉन, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं दूब ग्रास, दूब घास। तो ये साइनोडोन डैक्टिलॉन जो है ये आप इससे परिचित ही होंगे, दूब घास इन जनरल सभी जगह पाई जाती है। फिर दूसरा है एचिनोक्लोआ कोलोनम, या इसी को कहेंगे इकाइनोक्लोआ कोलोनम, अपने अपने पढ़ने की स्टाइल है। तो ये जो है जंगली धान, ये वर्षा ऋतु में ज़्यादातर आता है। और एक घास और है जिसे कहेंगे साइप्रस रोटेंडस, इससे भी आप परिचित होंगे, इसको हिंदी में मोथा कहते हैं, जिसको इसमें छोटे छोटे गांठें होती हैं, नॉट्स पाई जाती है, और एक मोथे के पेड़ में जो गांठ होती है उससे 7 पेड़ जर्मिनेट होते हैं, 7 पौधे जमते हैं। तो ये साइप्रस रोटेंडस, अब देखिए फिगर में क्लियर है कि ये 2 लाइनें जो हैं, ये बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये मक्के के पेड़ हैं, और इसमें खूब सारी बीच में घास आ गई हैं। तो अब ड्यू टू वीड्स क्वेश्चन आता है, तो ये तो प्रमुख वीड हो गए। अब ज्यादा खरपतवार किस मौसम में लगते हैं, तो ज्यादातर जो खरपतवार होते हैं वो वर्षा ऋतु में अधिक लगते हैं, मोर वीड्स इन रेनी सीजन। और इन वीड्स के द्वारा, इन खरपतवारों के द्वारा फसल में कितने प्रतिशत हानि होती है उत्पादन की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खरपतवार द्वारा मक्के में कितने प्रतिशत हानि होती है। तो आपका उत्तर होगा उत्पादन में 40% लगभग कमी आती है। तो ड्यू टू वीड इन्फेस्टेशन 40% यील्ड रिड्यूस्ड विल बी सीन, ऐसा देखा गया है। अब हम बात करते हैं वीड कंट्रोल की, कि ये जो खरपतवार हैं, ये प्रमुख खरपतवार, इनका हम उपचार कैसे करेंगे, इनका हम नियंत्रण कैसे करेंगे। तो हम इनका नियंत्रण जो करेंगे वो शाकनाशी द्वारा करेंगे, ठीक, खुरपी के द्वारा भी, निरा और गुड़ाई से भी,
निराई गुड़ाई से भी इसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन जो हम शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है मक्के का प्रमुख शाकनाशी है, मेजर वीडिसाइड ऑफ मेज इज, तो आंसर हमारा होगा सीमाजीन और एट्राजीन। तो ये दो प्रमुख खरपतवारनाशी हैं जिसको हम मक्के में प्रयोग करते हैं। तो सीमाजीन जो है ये प्री इमरजेंस है और एट्राजीन जो है ये भी प्री इमरजेंस है। और सीमाजीन की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। 800 से 1000 लीटर पानी में इसका घोल बना दिया जाता है, फिर इसका हम छिड़काव करते हैं। दूसरा एट्राजीन, इसका डोज जो होती है, मात्रा होती है 1 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। इसको भी 800 से 1000 लीटर पानी में मिला के प्रयोग करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्प्रेइंग, अब ये जब हम दोनों एट्राजीन और सीमाजीन का छिड़काव करते हैं उस समय खेत में नमी होना अति आवश्यक है। अगर नमी नहीं होगी तो दवा हमारी ठीक से असर नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं मेज के प्रमुख कीट कौन से होते हैं। तो शूट फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम है एथ्रीगोना सोक्कैटा, और इसकी जो मैगेट अवस्था होती है ये हानिकारक अवस्था होती है। डैमेजिंग स्टेज जो है वो मैगेट है। अब इसका उपचार कैसे करते हैं? इसका उपचार फोरेट से करते हैं। फोरेट एक दवा होती है जो बहुत बदबू करती है, तो इसका जो है मात्रा 10%। फोरेट दवा होती है, इसकी मात्रा 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। बिफोर सोइंग इन फर्रोज देन सोइंग, मतलब हम इसको कूड़ों में इस दवा को डाल देते हैं। ये एक बदबूदार दवा होती है जिसके कारण फिर वो कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट है स्टेम बोरर, मतलब तना भेदक। ये तने में छेद कर देता है। ये मक्खी होती है छेद करने वाली, फोरर, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है चिल्लोपार्टेलस या चिल्लोजोनेलस या चिल्लो इन्फेस्कटेलस। ये साइंटिफिक नेम। इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो लार्वा होती है। लार्वा अवस्था इसकी हानिकारक होती है। फिगर में ही देखिए, ये सूंडी जैसी अवस्था लंबी सी दिख रही है, ये इसकी लार्वा है। ये पत्ती पे पहले अंडा दे दिया इसने, फिर इसके बाद लार्वा बन गया, फिर इसके बाद प्यूपा, और देन ये एडल्ट। जो ऊपर वाली फिगर है ये इसके वयस्क की फोटो है, और ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। पत्ती पे पहले अंडा देगा, फिर ये लार्वा बन जाएगा, लार्वा के बाद प्यूपा बन जाएगा, और प्यूपा के बाद फिर ये ऊपर वयस्क आ गया। इसकी डैमेजिंग स्टेज जो है लार्वा, तो ये अवस्था जो होती है ये इसकी हानिकारक अवस्था होती है। और इस कीड़े का प्रकोप जो होता है वो जून से सितंबर के मध्य में जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर होता है। दूसरा कीड़ा है रीफ रोलर, मतलब पत्ती लपेटने वाला कीड़ा। ये देखिए फिगर में क्लियर है कि ये कीड़ा चल रहा है और ये इसका सलाइवा है, ये पत्ती को ऐसे लपेट लेता है। फिर है एफिड, माहू। ये बहुत ग्रिगेरियस होता है। ये झुंडों में एक जगह खूब ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए खूब सारे छोटे छोटे हैं। और इसके बाद आता है मेजर इंसेक्ट, ये भी है फुदका, या इसको हिंदी में टिड्डे के नाम से फेमस है, इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं। और इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। हेयरी कैटरपिलर, ये नेक्स्ट इंसेक्ट है। इसके नाम से ही क्लियर है कि इस पे रोएदार जो है इंसेक्ट है। इसको सूंडी कहते हैं। इस पे देखिए खूब सारे रोए निकले हुए हैं। तो ये भी मक्के की पत्ती को देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पे इसने खा के इसको कम कर दिया है। अब ये जितने इंसेक्ट बताए इन सब का कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इसके लिए शोमिसिडीन है, सेविन है, थायोडॉन है, इनमें से कोई एक इंसेक्टिसाइड हम चूज कर लेंगे और सबकी डोज दी हुई है। तो सुमिसिडीन जो है ये 20 EC का आता है और इसकी 100 ml दवा होती है। ठीक है, इमल्सीफाइंग कंसंट्रेशन, ये EC का फुल फॉर्म होता है इमल्सीफाइंग कंसंट्रेशन। अगर किसी दवा के डिब्बे के ऊपर EC लिखा हुआ है तो ये मतलब ये दवा इमल्सन के रूप में है, ये घोल के रूप में दवा है। इसका मतलब आप CC देख के ही जान सकते हैं कि इस डिब्बे में दवा जो है वो लिक्विड के रूप में है। तो सोमिसिडीन 20 EC की दवा होगी, ये 100 ml के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा। सेविन या इसको कार्बारिल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें 50 WP लिखा हुआ है। इसका मतलब ये डिब्बा आपके पास अगर रखा होगा, ये CC रखी होगी, तो इसका मतलब आप जान लीजिए WP मतलब वेटेबल पाउडर, ये दवा पाउडर के रूप में होगी और इसकी मात्रा 250 ग्राम यूज करते हैं पर हेक्टेयर के लिए। अब थायोडॉन,
इंडोसल्फान, देखिए इसमें भी 35 EC लिखा है, इसका मतलब ये दवा लिक्विड के रूप में आती है। 250 ml फॉर 1 हेक्टेयर, ये भी जो है दवा 250 ml 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे स्टार्ट। अब इन्हीं दवाओं में से जो आपने चूज की कोई एक दवा, इसका फर्स्ट स्प्रे जो करेंगे वो 2 से 3 सप्ताह बाद बोआई के करेंगे, 2 to 3 वीक आफ्टर सोइंग एंड रिपीटेड, और उसको दोबारा फिर रिपीट करेंगे अगेन कितने दिन बाद, 7 to 10 डेज इंटरवल, 7 से 10 दिन के अंतराल पे करेंगे इफ नीडेड। तो 2 बार रिपीट करेंगे या 3 बार रिपीट करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा इंसेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं मक्के की प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं, डिजीजेस कौन सी हैं। तो सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट, देखिए ये पौधा ऊपर फिगर में दिख रहा है, इस पौधे में नीचे देखिए यहाँ से पोर्शन देखिए, ये सब जो है रॉटिंग हो गई है, इस पे सड़ गया है। तो बीज सड़न तथा पौध का सड़न, तो ये बीमारी एक कवक द्वारा होती है और उस कवक का नाम है पीथियम अफेनिडर्मेटम। तो जो फंगस है ये उसका वैज्ञानिक नाम है पीथियम अफेनिडर्मेटम। इस फंगस के कारण बीज सड़ जाता है या पौधे का नीचे का पोर्शन सड़ जाता है। दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू, या इसको रोमिल फफूदी के नाम से हिंदी में जानते हैं, स्क्लेरोप्थोरा रेसी वेराइटी जिया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और ये 2 प्रकार का होता है, डाउनी मिल्ड्यू 2 प्रकार का होता है, एक होता है पीडियम और दूसरा होता है बीएसडीएम। तो पीडीएम का फुल फॉर्म हो गया फिलिपाइन डाउनी मिल्ड्यू और पीएसडीएम का फुल फॉर्म हो गया ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू, भूरी धारीदार रोमिल फफूंदी और फिलिपाइन रोमिल फफूंदी। अब जो नेक्स्ट डिजीज है वो है लीफ ब्लाइट, पत्तियों का झुलसा। ये बीमारी भी कवक द्वारा होती है और उस कवक का वैज्ञानिक नाम है कोहिलोबोलस हेट्रोस्ट्रोफस। अगली बीमारी है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, तो नाम से ही क्लियर है बैक्टीरियल, इसका मतलब ये बीमारी किसी बैक्टीरिया द्वारा होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है अर्विनिया डिजाइलवेंस। ये एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और इस रोग के कारण देखिए पत्ते में जो इसका तना है स्टॉक है, यहाँ पे देखिए ये जो कलर आपको डिस्कलर दिखाई दे रहा है ब्राउनिश कलर का, ये इसका प्रभाव है। अब तीसरा व्हाइट रस्ट, सफेद गिरवी, तो ये गिरवी रोग भी जो है फंगस के कारण होता है और उस फंगस का वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया सोरगी। तो ये जो है जाड़े के मौसम में, शीत ऋतु में या विंटर सीजन में ज्यादा इसका प्रकोप होता है। देखिए यहाँ पे पत्तियों पे क्लियर है, ये छोटे छोटे स्पॉट्स इस पे दिखाई दे रहे हैं, ये पक्सिनिया सोरगी के लक्षण हैं। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं जिनका डिस्कशन क्रॉप में नहीं आया उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री इन एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट, तो मक्के के उत्पादन में और क्षेत्रफल में और उत्पादकता में और निर्यात में जो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है मक्का, तो इसमें प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश है अमेरिका। द फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन द मेज, मतलब कौन एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट या अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। ये किस फसल पे सबसे पहले शुरू हुई थी, तो ये मक्के पे शुरू हुई थी। टेस्ट वेट ऑफ हाइब्रिड मेज, जो मक्के के संकर दाने हैं उनका टेस्ट वेट कितना होता है, परीक्षण भार कितना होता है, तो ये 1000 दानों का वजन होता है। तो मक्के के केस में ये 200 ग्राम होता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एक आ रहा है यील्ड गार्ड एंड मैक्सिमाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ए ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ मेज। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यील्ड गार्ड और मैक्सिमाइजर किस्म किसकी है, तो यील्ड गार्ड और मैक्सिमाइजर जो किस्म है ये मक्के की किस्म है। कैसी किस्म है, ये एक ट्रांसजेनिक किस्म है। आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वॉज फर्स्ट गिवन बाई, तो संकर मक्के की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले जो दी थी EM ईस्ट और GH सल ने दी थी। अब क्वेश्चन ये भी है कि इन्होंने ये कब दिया था, तो इन्होंने बाई सिंगल क्रॉस टेक्निक, इन्होंने एकल संकरण तकनीक द्वारा ये 1910 में दिया था।
भारत में मुख्यतः दोहरा संकरण, वो तो सिंगल क्रॉस टेक्निक थी, अब हम डबल क्रॉस टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो भारत में मुख्यतः दोहरा संकरण तकनीक का प्रयोग संकर बीज उत्पादन में इंडिया में करते हैं। तो इन इंडिया मोस्टली यूज्ड टेक्निक इज डबल क्रॉस टेक्निक। तो सिंगल टेक्निक जो है क्रॉस टेक्निक, ये इंडिया में नहीं यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं डबल क्रॉस टेक्निक। डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज इज डेवलप्ड बाई। अब बात यह आती है डबल क्रॉस टेक्निक किसने दी थी, ये जो दोहरा तकनीक विधि है ये किसने दी थी, तो इसको दिया था DF जोन्स ने 1920 में। मक्के में संकर बीज उत्पादन के लिए दोहरा संकरण तकनीक किसने विकसित की थी, तो DF जोन्स ने विकसित की थी। टॉप क्रॉस वेराइटीज, ये क्वेश्चन ये भी वेराइटीज में कुछ वेराइटी ऐसी होती हैं जो टॉप क्रॉस द्वारा विकसित की जाती हैं, शीर्ष संकरण द्वारा विकसित की जाती हैं, तो वो किसमें कौन सी हैं, हाई स्टार्च और गंगा 2। फिर फर्स्ट डबल क्रॉस टेक्निक से भारत में, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन, और मुझे याद है कि इसका उत्तर था ऑल ऑफ दीज, सभी सही हैं। तो क्वेश्चन था गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत। तो क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे और 5वां ऑप्शन जो दिया था वो दिया था ये सभी। तो उस प्रश्न का उत्तर जो सही हुआ ये सभी। इसका मतलब डबल क्रॉस टेक्निक द्वारा इन 1961 में कौन कौन सी वैरायटी निकली, गंगा 1, गंगा 101 और डेक्कन एंड रंजीत। अब आती है बात क्वालिटी प्रोटीन मेज इज रिलीज्ड बाय यूजिंग, जो अभी मैंने आपको वेराइटीज में डिस्कस किया, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ये वेराइटियां जो हैं ये प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक थी। तो इसमें किसके द्वारा ये प्रयोग की गई थी, तो मक्के में प्रोटीन से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा कि मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा जीन प्रोटीन पाई जाती है, ZEAN, जीन प्रोटीन मक्के में पाई जाती है। और मक्के में जो प्रोटीन रिच वेराइटी डेवलप करने के लिए कौन सा जीन प्रयोग किया गया था, तो वो जो जीन प्रयोग किया गया था वो था OPEC2 जीन। कंफ्यूजन ना रखिएगा, मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन रिच वेराइटी डेवलप करने के लिए कौन सा जीन प्रयोग किया जाता है, तो OPEC2 जीन प्रयोग किया जाता है। और इस फसल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि कौन सी सीरियल क्रॉप है जिसमें जमाव का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, तो जर्मिनेशन परसेंट इन मेज 90%, तो वो उत्तर होगा मक्के की फसल में सबसे ज्यादा बीज में जमाव का प्रतिशत होता है और वो होता है 90%, क्योंकि बेटा इसका बीज जो होता है बड़े साइज का होता है, इसका एम्ब्रियो जो है वो भी बड़े साइज का होता है। नतीजा अगर कोई इसका कीड़ा काटता है, कोई इंसेक्ट इसको डैमेज करता है, तो एम्ब्रियो का थोड़ा सा पोर्शन डैमेज कर पाता है, जिससे जर्मिनेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो किस सीरियल क्रॉप में या किस फसल में जमाव का प्रतिशत ज़्यादा है, तो उसका उत्तर होगा मेज। थैंक यू ऑल अबाउट मेज कल्टीवेशन।